नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। दुनिया दो खेमों में बटी है और कहने को भारत मौके का फायदा उठा रहा है। G20 समूह की अध्यक्षता में अपने आप को दुनिया का चौधरी समझ रहा है। अपने को दक्षिण की दुनिया या कि उभरते देशों व गरीब देशों की आवाज मान रहा है, लेकिन इतना भी होश नहीं है जो अपनी और इर्द गिर्द की रियलिटी को देखे व बूझे, समझे कि चीन ने कैसे पूरे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और रूस को अपने पर आश्रित बना डाला है। चीन ने वह कर दिखाया है जिससे भारत सहित पूरा दक्षिण एशिया अब संयुक्त राष्ट्र में रूस के बहाने चीन की विश्व व्यवस्था बनवाता हुआ है। चीन अब वह धुरी है जिससे रूस बंधा है, तो दक्षिण एशिया भी। यह कैसी खौफनाक रियलिटी है, लेकिन भारत नींद में रूस का हाथ पकड़कर चीन के मिशन का मानो हरकारा। हाँ, समूचा दक्षिण एशिया अब चीन की धुरी पर घूमने लगा है। दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश चीन पर कारोबारी तौर पर निर्भर है। दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चीन पर पूरी तरह निर्भर है। भारत का चीन से आयात जहां 100 अरब डॉलर सालाना पहुंचा हुआ है, वहीं पड़ोसी बांग्लादेश की निर्भरता भी चीन पर है। चीन से उसका आयात 16 अरब डॉलर है, जबकि निर्यात 1 अरब डॉलर भी नहीं। बांग्लादेश के विदेशी कारोबार में 15% से ज्यादा हिस्सा चीन का है। दूसरे स्थान पर भारत है जो चीन का 1/3 है। उधर पाकिस्तान का तो चीन गॉडफादर है। हाल के आर्थिक संकट में चीन ने उसे कर्ज देकर बचाया। उसके ऊपर 130 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें 30 अरब डॉलर का कर्ज अकेले चीन का है। श्रीलंका पूरी तरह से चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। मतलब प्राचीन अखंड भारत के बाहर भी ईरान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार और श्रीलंका सब चीन पर एक तरह से आश्रित और उसके कहने में। और आपको मालूम है इस पूरे इलाके की आबादी कुल कितनी है? 2 अरब की संख्या को पार करते हुए सन 2050 में यह इलाका कोई 2.5 अरब लोगों का बाजार होगा। इतना विशाल बाजार, तो इससे स्थायी तौर पर अपने हित साधने के लिए चीन ने चुपचाप अपनी राजनीतिक व सामरिक तथा आर्थिक ताकत के फंदे भी दक्षिण एशिया के देशों में बना डाले। सवाल है कि भारत के हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर आदि, किसी को भी तनिक इस रियलिटी और इसके दूरगामी नतीजों का भान है? चीन के विस्तारवादी 2 टूक मिशन को लेकर भारत भू राजनीति, सामरिक रणनीति व आर्थिक पर क्या विचारता हुआ है? उसकी क्या आगे की भविष्य दृष्टि है? कोई माने या न माने, अब पूरा दक्षिण एशिया अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा कूटनीति में चीन के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि रूस और चीन अब एक साथ है। सो यदि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें चीन से आ रही है, तो सैन्य साजो सामान और पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर आदि की सप्लाई रूस से भारत को है। इसलिए दक्षिण एशिया के देश इन दोनों बड़े तानाशाह देशों का साथ दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में पिछले 1 साल में यूक्रेन युद्ध को लेकर जितने भी प्रस्ताव आए हैं, लगभग उन सभी में दक्षिण एशिया के देशों ने रूस का साथ दिया है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर जैसा चीन ने व्यवहार किया, वैसे ही भारत सहित सभी बड़े दक्षिण एशियाई देशों ने किया है। सोचे, जब भारत को रूस और चीन से कारोबार करना है, रूस से हथियार, पेट्रोलियम व फर्टिलाइजर खरीदना है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस का साथ देना है, तो फिर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन जैसे देशों के साथ भारत के बने बहुपक्षीय मंचों पर शामिल होने का भला क्या अर्थ है? मिसाल के तौर पर भारत क्वाड का हिस्सा है। वह एशिया प्रशांत में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। एक दूसरा संगठन भी बना है जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ भारत संघाई ग्रुप जैसे चीनी रूस के मंचों से जुड़ा हुआ है। वही इनके जरिए चीन के आर्थिक विस्तारवाद का विरोध भी वह नहीं कर रहा है, उल्टे उसका शिकार हो रहा है, बाजार बना हुआ है। चीन से भारत का आयात 100 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। भारत की रीति नीति के ये विरोधाभास क्या अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया
आदि देश नहीं समझ रहे होंगे, मगर उनकी भी मजबूरी है जो वे भारत को अपने साथ जोड़े रहें और पटाते रहें, भारत के आकार, आबादी और लोकतांत्रिक मिजाज के कारण। मगर यदि भारत लगातार नींद में रूस व चीन के साथ चलता रहा तो पश्चिमी देश अंततः भारत को उसके हाल पर छोड़ेंगे और वह वक्त चीन का स्वर्णिम मौका होगा भारत को लाचार तथा मजबूर बनाने का। भारत तब जो सीमा पर झटका खाएगा तो मौजूदा वक्त के लम्हे की खता इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। कह सकते हैं, भविष्य को किसने देखा है, हमें वर्तमान में जीना है। रूस व चीन के बिना आज काम नहीं चल सकता है। चीन भले जन्मजात दुश्मन है, मगर रूस क्योंकि उसका पुराना दोस्त है तो उस पर भरोसे से सब ठीक होगा। वह भारत से दोस्ती के लिए चीन को समझाए रखेगा। सवाल है, रूस की इस जरूरत में भारत वैश्विक संकट में अपने आप को रूस के साथ कितना दिखाए। इसलिए अगले खुलासे का मेरा शीर्षक है कि रूस से कारोबार करे या उसका विरोध। हाँ, गंभीर सवाल है। भारत ने आपदा में अवसर माना और रूस से कारोबार बढ़ाया। इससे भारत में जहां कई उत्पादों की कीमत में स्थिरता रही, वहीं रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिला। पश्चिम के विकसित देशों ने रूस पर पाबंदी लगाई तो उसे भी भारत ने अवसर माना और रूस से कारोबार बढ़ाया। यदि आयात की बात करें तो रूस अब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। अप्रैल से दिसंबर के बीच में भारत ने रूस से करीब 33 अरब डॉलर का आयात किया। तभी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की जमकर तारीफें कर रहे हैं। दोनों देशों की टाइम टेस्टेड दोस्ती का हवाला दे रहे हैं और युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से कच्चा तेल तथा फर्टिलाइजर खरीदना शुरू किया। पश्चिमी देशों की पाबंदी की वजह से भारत ने रूस से सस्ते सौदे पटाए। भारत की तेल कंपनियां रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर रही है, फिर अमेरिका से लेकर नीदरलैंड और ब्राजील तक को ऊंची कीमत पर निर्यात कर रही है। ये देश सीधे रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद सकते हैं। उसके कच्चे तेल पर पाबंदी है, लेकिन उसे रिफाइन करने के बाद उसकी आपूर्ति पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। सो भारत की तेल कंपनियां कमाई कर रही है। भारत अपनी फर्टिलाइजर की जरूरत भी रूस से पूरा कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यदि इसी रफ्तार से भारत और रूस के बीच तेल का कारोबार चला और बढ़ा तो जल्दी ही भारत का तेल आयात 50 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। सन 2022-23 के पहले 6 महीने में भारत का फर्टिलाइजर आयात 371% बढ़ा है। यह 2 करोड़ टन से ज्यादा हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जो फर्टिलाइजर की वैश्विक कीमत के ऊपर रूस ने भारत को बड़ा डिस्काउंट दिया। उधर भारत से रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का रूस को निर्यात बढ़ा है। भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद कर रही है। हालांकि तथ्य यह भी है कि कुल मिलाकर भारत घाटा खा रहा। यदि अप्रैल से दिसंबर के बीच में उसने 33 अरब डॉलर के सामान मंगाए हैं तो इसी अवधि में निर्यात सिर्फ मुश्किल से 2 अरब डॉलर का है। फिर भी अगले कुछ महीनों में उम्मीद है कि इसमें तेजी आएगी। भारत ऑटो पार्ट्स का निर्यात कर रहा है, साथ ही टेक्सटाइल में भी भारत का निर्यात बढ़ा है। रूस में फल, सब्जियों आदि से बने परिष्कृत भारतीय उत्पादों का बाजार भी बन रहा है। इतना ही नहीं, दोनों देश रूबल और रुपए में कारोबारी लेन देन की संभावना भी तलाश रहे हैं। एक साल में इस दिशा में कुछ कोशिश हुई है। भारत रुपए में कारोबार करने की संभावना देख रहा है। हालांकि अभी तक इसके नियम नहीं बन पाए, लेकिन हो सकता है कि जल्दी ही बन जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो भारत की विदेशी मुद्रा बचेगी। ध्यान रहे, भारत पेट्रोलियम पदार्थों के लिए आयात पर निर्भर है और आने वाले दिनों में भी उसमें कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि भारत की कुल घरेलू जरूरत में आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। यह 88% तक पहुंचा है। उधर भारत और रूस के सैन्य संबंध कैसे है, इसे इस बात से समझ सकते हैं कि पिछले साल रूस और भारत के सैनिकों ने साझा सैन्य प्रशिक्षण अभियान वोस्टॉक 2022 में हिस्सा लिया, जिसे खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन देखने गए। 2023 में भी दोनों देशों के बीच कई साझा सैन्य प्रशिक्षण अभियान होने हैं। कुल मिलाकर यह सब मौजूदा समय में जैसी दुनिया बनी है उसमें बहुत जोखिमपूर्ण है।
यूक्रेन के साथ युद्ध छोड़कर रूस पश्चिमी देशों का निशाना बना है तो जंग की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती हुई है। युद्ध की वजह से चीन के साथ रूस की दोस्ती ठोस बनी है, जबकि भारत और चीन के सामरिक रिश्ते बिगड़े हैं। चीन जन्मजात भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान का गॉडफादर है। वह अफगानिस्तान जैसे इस्लामी देशों का संरक्षक है। इसलिए भू राजनीति, सामरिक मामलों में रूस चीन अपनी नई विश्व व्यवस्था यदि बना लेते हैं तो भारत को कई खतरे हैं। पहला तो यह कि भारत पश्चिमी दुनिया का निशाना बनेगा। रूस को चीन ने हथियार दिए और लड़ाई बढ़ी, जो कि अनिवार्य तौर पर बढ़ती दिखती है, तो अमेरिका व यूरोप चीन पर भी पाबंदियां लगाएंगे। तब भारत ने यदि डॉलर को छोड़ रूबल या युआन में रूस को पेमेंट करना शुरू किया तो भारत भी पाबंदियों के घेरे में आएगा। वह रूस चीन पर ज्यादा आश्रित बनेगा और भविष्य में यदि चीन ने भारत को अकेला बूझकर भारत से लड़ाई की और अरुणाचल से लेकर लद्दाख कब्जाने का मिशन बनाया तो भारत सचमुच बुरी तरह अकेला बनेगा। दुनिया के देश भारत की मदद में आगे नहीं आएंगे। नहीं, चीन के साथ टकराव की स्थिति में भारत के लिए रूस खड़ा होगा। तब कैसी मुश्किलें होगी हम कल्पना कर सकते हैं। मगर मोदी सरकार ऐसे दूरगामी नजरिए में सोचती हुई नहीं है। उसे सिर्फ देश में लोगों को लुभाने, अपने आप को अधिक होशियार दिखलाने, तात्कालिक फायदे की कूटनीति करनी है और वह रूस तथा चीन की संगत में रहने से लगातार हो रही है। बहरहाल, खुलासे का मेरा ये एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.